अस्सलाम वालेकुम। शाहराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल कयूम सिद्दीकी और आप हैं क्यूएस के साथ। आज हमारे साथ मेहमान हैं, अमेरिका से जुड़े हैं, और डॉक्टर नदीम नुसरत। डॉक्टर नदीम नुसरत अभी अपना पीएचडी मुकम्मल की है, तो लिहाजा एक तो आपको बहुत मुबारक हो नदीम नुसरत साहब। नदीम बहुत नुसरत साहब, शुक्रिया। आपसे जो गुफ्तगू करने की वजह ये बनी कि गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि आप लंदन की एक अदालत में थे, और जब मजीद उसकी तहकीक की तो पता चला कि एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम पाकिस्तान के माबैन कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनका कोई मसला है, कोई कानूनी तनाज़ा है, तो वो हम आपसे पूछेंगे और फिर बाकी चीजें भी गुफ्तगू के साथ आपके साथ आगे चलती चली जाएंगी। तो ये बताएंगे कि ये क्या है, आप लंदन क्यों गए थे, और ये प्रॉपर्टीज का क्या झगड़ा है, ये कितनी प्रॉपर्टीज हैं, और ये इसमें झगड़ा क्या है दरअसल। जी रहीम साहब, शुक्रिया फॉर हैविंग मी। इसमें यह है कि पहले सवाल का जवाब कि मैं क्यों कर इन्वॉल्व हुआ, तो एमकेएम जो पाकिस्तान ने मुकदमा किया है, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने अमीनुल्लाह साहब को ऑथराइज़ किया और उन्होंने फिर लंदन की हाई कोर्ट में केस किया। तकरीबन 2 साल से चल रहा था ये मामला। मैं किसी भी तरह इससे कनेक्टेड नहीं था, मेरे इल्म में भी नहीं था कि मुकदमे की नौयत क्या है। फिर 1 माह पहले हेयरिंग से तकरीबन हेयरिंग से 2 वीक पहले मुझे एमकेएम पाकिस्तान के बैरिस्टर ने ईमेल भेजी। उसमें उन्होंने कहा कि इसमें जो डिफेंडेंट्स हैं यानी एमकेएम लंदन, उन्होंने कुछ ऐसे मौके इख्तियार किए हैं जिसमें आप पर ओनस आ रहा है, आप पर चीज़ें लिखी गई हैं कि मिसाल के तौर पे एक नया आइन आ गया था जो आपने मंजूर करवाया, या बानी जो मुत्तहदा हैं उन्होंने जो 23 अगस्त को डॉक्टर फारूक सत्तार को जो एम्पावर किया, तमाम तर पावर्स दिए, उस बयान के पीछे भी जो है मैंने उनको परसुएड किया। तो मैंने कहा कि ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मैं ज़रूर इसमें बताना चाहूँगा। तो मैं हम्म। शामिल हुआ। ये तो एक तो मेरे शामिल होने का मौक़िफ़ था। दूसरा मेरा ये भी है कि ये खुद एमकेएम लंदन और ख़ास तौर पे अल्ताफ़ भाई का मौक़िफ़ रहा कि ये शहीदों की हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर जो लोग शहीद हो चुके हैं वो शहीद हो चुके हैं, उसमें मज़ीद किसी तज़दीक़ की ज़रूरत नहीं है। अब किस चीज़ के लिए वहाँ पे वो प्रॉपर्टीज़ रखी गई हैं, या तो आप क्लियरली कह दें कि आपने अपने इस्तेमाल में लाना है, या फिर अपना मौक़िफ़ बदल लीजिए कि ये शहीदों के नाम पर है। उसमें ख़ास तौर पे लंदन राब्ता कमेटी के अरकान कन्वीनर खुद अल्ताफ़ भाई के अपने भांजे वगैरह उसमें रह रहे हैं जो डिज़र्व नहीं करते। इसी तरह मैंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें भी लोग रह रहे हैं, जो इंक्लूडिंग डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कि 10 साल अच्छा। से वज़ीर भी हैं और एमएनए भी रहे हैं और अभी भी हैं। समझ में नहीं आता कि वो किस बुनियाद पे रह रहे हैं। इसी तरह और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये तो हो गया पहला पार्ट। दूसरा ये कि तनाज़ा क्या है। तनाज़ा ये है कि सन 2002 के बाद, मैं उस वक्त एमकेएम लंदन का पार्ट नहीं था, मैं अमेरिका मूव हो चुका था, मैं दरस व तदरीस से मुंसलिक था। तो सन 2002 के बाद जो उस वक्त एमकेएम के फाइनेंसिस के इंचार्ज थे तारिक मीर साहब, उन्होंने पाकिस्तान से पैसे ट्रांसफ़र किया और उससे तकरीबन 9 प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई। एक ट्रस्ट बनाया गया। फिर जब अल्ताफ़ हुसैन साहब का तलाक का मुकदमा हुआ, उनकी जो वाइफ थी उन्होंने भी एक स्टेक अपना उसमें चाहा कि उनको मिले, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ उन्होंने कहा कि अल्ताफ़ भाई की मिल्कियत है। लेकिन फिर उन्होंने अल्ताफ़ भाई ने कोर्ट में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये एक ट्रस्ट की मिल्कियत है, शहीदों की इमलाक हैं, मैं इनको शेयर नहीं कर सकता। हम्म। अब उसी को लेके एमकेएम पाकिस्तान गई है कि चूंकि 22 अगस्त को उन्होंने एमकेएम आईनी तौर पे तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक अखलाकी तौर पे कहा कि अब एमकेएम पाकिस्तान से चलेगी और इस फैसले को मैं इंडोर्स करता हूँ। तब चूंकि एमकेएम जो है जो यूनिफाइड लंदन से और पाकिस्तान से चलती थी, वो फिर सिर्फ पाकिस्तान से एमकेएम चलने लगी। तो जब एमकेएम कानूनी तौर पर एक वारिस बन गई प्री जो 22 अगस्त की एमकेएम थी, तो प्रॉपर्टीज भी उसी की मिल्कियत हो गई। तो वो उन्होंने कहा है कि हमें प्रॉपर्टी, हमें सब वो हक हमारा है, हमें मिलनी चाहिए। इसमें लेकिन एक मैंने ये बात भी कोर्ट में भी कही है, कोर्ट से बाहर भी, कि ये एक ऐसी चीज़ थी जो शायद अगर अप्रोच किया जाता तो ये कोर्ट से बाहर भी सेटलमेंट हो सकता था। हाँ। अच्छी बात ये थी। लेकिन दोनों पार्टीज चूंकि $500,000 ईच खर्च कर रही पाउंड्स में, यानी तकरीबन आप 27-28 करोड़ रुपए सिर्फ इस मुकदमे पे खर्च कर रहे हैं, हम्म। सिर्फ लीगल कॉस्ट पे। अगर यही पैसा अगर शहीदों को चला जाता दोनों तरफ से, तो बहुत सारे घरों के मसाइल हल हो जाते। तो नदीम भाई, ये
कितनी प्रॉपर्टीज हैं? मैंने कहीं पढ़ा देखा था कि 11 प्रॉपर्टीज हैं शायद, उनमें से 2 प्रॉपर्टीज जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब ने उनको सेल आउट भी कर दिया है तकरीबन। और अब जो है जो जो तनाज़ा है वो 6 या 7 प्रॉपर्टीज का है, जिसमें शायद वो MKM लंदन का जो सेक्रेटेरिएट है वो भी है, और मुख्तलिफ घर हैं। उन घरों में रह कौन रहा है? एक तो अल्ताफ साहब का घर है जहाँ पे वो रह रहे हैं। जी, आपने दुरुस्त कहा। बुनियादी तौर पे 9 प्रॉपर्टीज थी ये। और एक प्रॉपर्टी में एमकेएम ने इन्वेस्टमेंट की थी। एमकेएम से एफिलिएटेड थी, एमकेएम का पार्ट नहीं थी, लेकिन एमकेएम के कॉज को सपोर्ट करती है। एक सन चैरिटी है। तो हाँ। 9 में से 8 प्रॉपर्टीज जो ट्रस्ट मैंने बताया, इसमें अल्ताफ हुसैन साहब, उनके बड़े भाई मरहूम मोहम्मद अनवर, तारिक मीर, उनके अल्ताफ भाई के जो भांजे हैं इफ्तिखार हुसैन, और राब्ता कमेटी के रुकन जो हैं कासिम अली रज़ा, ये उस ट्रस्ट का पार्ट है जिसके अंडर में 9 प्रॉपर्टीज, 8 प्रॉपर्टीज, और फिर एक यूरो प्रॉपर्टी बनाई गई थी, उसके अंडर में एक प्रॉपर्टी थी। इस तरह करके 9 प्रॉपर्टीज ये हो गई। और एक थी जो सन चैरिटी की प्रॉपर्टी, वो एक नीचे दुकान है, ऊपर अपार्टमेंट है। हम्म। उसमें 60% जो उसकी परचेज में जो डाउन पेमेंट दी गई थी वो एमकेएम की तरफ से थी। तो 60% उसकी जो आज जो वैल्यू है वो एमकेएम का हक है। इसमें जैसा आपने कहा कि जिस घर में अल्ताफ भाई रह रहे हैं वो है, इसमें खुद रहते हैं। एक मकान वो है जिसमें उनके साथ जो उनके अटेंडेंट हैं और उनके कज़न भी हैं, भांजे भी हैं, इफ्तिखार हुसैन साहब, वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं वहाँ पे। फिर एक और घर है जो 3 हाईव्यू के नाम से है, वो उनके ज़ाती इस्तेमाल में है अपने आप, एक घर के अलावा। और उसके बराबर में एक और घर है जिसमें उनके एक और भांजे हैं, अरशद हुसैन, और उनके एक और भांजे पाकिस्तान से कुछ अर्से पहले आए थे। तो वो वीकेंड के तौर पे भी अपने रिहाइश के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर एक और घर है जिसमें राब्ता कमेटी के रुकन मुस्तफ़ा ज़ीदाबादी रहते हैं। उसमें कुछ अर्से पहले तक साबिक रुकन कौमी असम्बली सुफियान यूसुफ ऊपर रहते थे। और एक और घर है जो अब सेक्रेटेरिएट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें अब जो राब्ता कमेटी के कन्वीनर हैं तारिक जावेद, वो और पार्टी के 2-4 लोग वो उसमें वहाँ रहते हैं। तो ये सब के सब जो है वो तकरीबन पार्टी ही के लोगों के ज़रिए इस्तेमाल है। जैसा आपने फरमाया 2 घर, हम्म। तो पिछले 5 साल या 6 साल, मेरे ख्याल 2016 से ऑनवर्ड 2 घर, जिसमें एक सलीम शहजाद मरहूम जो वाइस चेयरमैन थे, राब्ता कमेटी के रुकन थे, वो रहते थे। वो घर मेरा ख्याल है 6,40,000 पाउंड का फरोख्त हुआ था। 2 लाख तारिक पीर साहब ने, या थोड़ा सा अब, ये कह के एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हैं, कमीशन है, ये कह के उन्होंने लिया। मेरा ख्याल है 4 लाख और चेंज उन्होंने अल्ताफ भाई को दिया। फिर जिस 2 यूरो प्रॉपर्टी का जो घर था वो 4,80,000 मेरी इत्तला है पाउंड का बेचा गया है। हम्म। उसका क्या हुआ, वो किस मद में पैसे खर्च हुए, मेरा भी ये क्वेश्चन था कि अगर शहीदों के नाम पे बनाया है तो उनको चला जाना चाहिए था। अगर गया है तो मेरा ख्याल है एविडेंस उसकी आ जानी चाहिए। आ जाने चाहिए थे बिल्कुल। तो अभी इमरान फारूक साहब भी एक घर के अंदर रह रहे थे जब वो उनका वो जो मर्डर वगैरह हुआ था, तो उसके बाद से फिर उनकी अहलिया को भी वहां से बेदखल कर दिया गया था। तो अब वो प्रॉपर्टी किसके पास है? वो जिस घर में रहते थे वो किराए का मकान था, 850 पाउंड महीना अच्छा। किराया। जैसे मैं किराए पे रहा लंदन में, इसी तरह वो भी हम्म। किराए पर रह रहे थे। और वो जो घर है वो मालिक मकान ने, और फिर वो बेसिकली उनकी अहलिया रहना भी नहीं चाह रही थी क्योंकि उनके लिए बड़ा पेनफुल था वहाँ रहना। हम्म। वो जो एमकेएम का ऑफिस है वहाँ से चंद माइल पे, मेरा ख्याल है 4 माइल होगा हार्डली, एक अपार्टमेंट है जो कि एक शॉप के ऊपर है, एक बेड का घर है वो। तो हम्म। उसका किराया वहाँ उनकी जो लोकल काउंसिल है वो देती है, और वो उस घर में रहती हैं। हम्म। एमकेएम, हमने भी अपील की, कोशिशें भी की बहुत, लेकिन जो घर हैं उनमें से कोई घर उनको नहीं दिया गया रहने के लिए भी। एक तो ये होता है कि ट्रांसफर उनके नाम कर देते हैं। अगर शहीदों का है तो जी उनसे हाँ। डिजर्विंग कौन होता है? अच्छा, सिर्फ डॉक्टर इमरान फारूक ही नहीं है। एमकेएम के जो पहले फाइनेंस सेक्रेटरी थे एसएम तारिक साहब, उनकी बेवा, 2 बेटियां और बेटा, वो भी बहुत कम उम्र से वहाँ रह रहे थे। वो भी किराए के घरों में रहे। अब जाके उनके बेटे ने तालीम मुकम्मल की, अब जॉब की है, तो उन्होंने अपना घर लिया है, लंदन से काफ़ी दूर जाकर लिया, लेकिन उनको भी कोई घर नहीं मिला। इसी तरह जो और भी लोग हैं लंदन में, और भी शहीदों की फैमिली हैं,
किसी को कोई घर नहीं मिला। हम्म। अच्छा, नदीम साहब, मतलब जो 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 ट्रस्ट है या उसमें कौन है बेनिफिशियरी? लेकिन उसमें तो बेनिफिशियरी जो है, मैं देख रहा था डॉक्यूमेंट्स भी कुछ उसके, उसमें बेनिफिशियरी एमक्यूएम है। एमक्यूएम पाकिस्तान तो नहीं है। तो अल्ताफ साहब का क्लेम ठीक नहीं बनता कि ये तो, क्योंकि मैं एमक्यूएम हूँ तो लिहाजा ये तो प्रॉपर्टीज मेरी हैं। इसमें देखें, यही असल में तो झगड़ा है, ये इसका फैसला तो अदालत करेगी। इसमें जो पोजीशन एमकेएम पाकिस्तान ने ली है, माफ कीजिएगा, उन्होंने जो उनके बैरिस्टर, उन्होंने एक एनालॉजी यूज की है ट्रेन ट्रैक की। उनका कहना है कि एमकेएम यूनिफाइड एक एंटिटी के तौर पे 22 अगस्त तक मौजूद थी, और 22 को ये हुआ कि एक ट्रेन का ट्रैक चला रहा था। हम्म। अब 22 को उन्होंने मुतनाज़ तकरीर की, 23 को डॉक्टर फारूक सत्तार ने ऐलान किया कि पाकिस्तान से एमकेएम चलेगी। अल्ताफ हसन साहब ने उस बयान को इंडोर्स कर दिया, तो उसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं आई, वो ट्रैक कंटिन्यू रहा। अब वो बन गई एमकेएम पाकिस्तान। फिर उन्होंने आइन भी तब्दील कर दिया और उस पार्टी को कंटिन्यू रखा। देयर वाज नो अदर एमकेएम अनटिल 21 सितंबर, यानी 23 अगस्त से 21 सितंबर तक। अच्छा, मैं वहां मौजूद था, हम्म। और यही असल में बुनियादी झगड़ा है कि अगर आ, जब ट्रांसफर कर दिया और वो एमक्यूएम बन गई, तो फिर कोई और एमक्यूएम नहीं थी। वही एमक्यूएम तब्दीली के साथ ये कि जो कायदे तहरीक है अब वो उसका पार्ट नहीं रहे, या उसके मामलात में मजाज नहीं रहा है कुछ फैसला करने के, लेकिन एमक्यूएम इस आईनी तब्दीली के साथ चलती रही। फिर हुआ ये कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एमक्यूएम पाकिस्तान के कुछ लोगों ने एक रेजोल्यूशन मूव की, मैं वहां मौजूद था, जिसमें था कि आर्टिकल 6 के तहत अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम्म। वो बन गया असल में टर्निंग पॉइंट, जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत किया गया और अब हमें एमकेएम को रिवाइव करना है, जो लंदन एमकेएम है। तो अच्छा। वही बैरिस्टर का भी कहना है कि बेसिकली एमकेएम एक ही थी, और चूंकि उन्होंने इसी दौरान आइन तब्दील कर लिया, तो इंटाइटलमेंट ओरिजिनल एमकेएम की उनकी ही रही। फिर जो 21 सितंबर को जिस रिवाइवल का ऐलान किया, जो मेरे ही नाम से बयान गया और कहा कि तमाम एमकेएम की राब्ता कमेटी और शोबाजात को डिसॉल्व कर दिया, तहलील कर दिया गया है, उसमें तो नए आइन का हवाला नहीं दिया गया उस बयान में। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कहा कि वहां से उन्होंने जो स्टार्ट किया वो एक स्प्लिंटर ग्रुप है लीगल टर्म से। आप पॉलिटिकल इसकी कॉनोटेशन, कोई भी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा लीगली वो एमकेएम 22 के बाद कंटिन्यू रही। 21 को अल्ताफ साहब ने अपनी एमकेएम रिवाइव करने की कोशिश की, तो वो स्प्लिंटर ग्रुप हो गए। इसलिए जो प्रॉपर्टीज हैं, अगेन मैं कानूनदान नहीं हूँ, लेकिन हम्म। ये लीगल, चूंकि मैं कोर्ट का ट्रायल का पार्ट रहा, तो यहाँ मैंने आर्ग्यूमेंट सुने भी, पढ़े भी, और इसमें पार्ट भी किया मैंने। अ, नदीम साहब, इसमें अभी तक कुछ स्टे वगैरह है? कोर्ट ने कुछ स्टे किया है भाई इन प्रॉपर्टीज को फरोख्त करने के हवाले से? क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा था कि शायद अल्ताफ भाई जो हैं वो इन प्रॉपर्टीज में से कुछ को फरोख्त भी करना चाह रहे थे। ऑफिस तकरीबन उनका, जो मुझे बैरिस्टर ने बताया कि डील कंप्लीट हो गई थी, लेकिन फिर ये जो बैरिस्टर है एमकेएम पाकिस्तान के, उन्होंने स्टे ले लिया था जैसा आपने फरमाया। और अब वो जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता, जब तक कोई भी फरीक उस प्रॉपर्टी के हवाले से कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो हम्म। वो अभी स्टेटस को है। और ये 5 दिन में मुकम्मल होना था, लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार की जो क्रॉस एग्जामिनेशन थी वो बहुत लंबी चली। मेरा ख्याल है कोई 8 घंटे गिव एंड टेक मेरा ख्याल हो गए, हम्म। पूरा एक दिन लगा उसमें। सुबह हम्म। 10 बजे से शाम 6 बजे के बाद चली है तक। 1 घंटे का सिर्फ लंच का ब्रेक आया था उसमें। उसकी वजह से हुआ कि वो स्पिल ओवर हो गई, और फिर जज जो है कहीं और बिजी हो गए। तो उन्होंने कहा कि या तो अब जनवरी या फरवरी, उसमें फिर वो रिज्यूम होगा और उसमें डिसीजन होगा, जब तक वो स्टे रहेगा प्रॉपर्टीज के, कोई भी बेचना चाहे, रखना चाहे। तो नुसरत भाई, कितनी अमाउंट है अंदाजन? सुनने में तो बहुत आ रहा है कि शायद $10 मिलियन से भी ज्यादा की है प्रॉपर्टी तकरीबन। अगर उसको पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करें तो ये तो बात अरबों में चली जाती है। जी, अगर आप, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ, तो सोशल मीडिया पे मौजूद है। मिसाल के तौर पे जिस प्रॉपर्टी में खुद अल्ताफ़ भाई रहते हैं, वो 3 मिलियन पाउंड की एस्टिमेटेड है। एक हम्म। वेबसाइट है जूपला के नाम से, अगर उस पर आप एस्टिमेट देखेंगे तो तकरीबन 3 मिलियन, यानी पाकिस्तान के वही जैसा आपने फरमाया, कोई 1 अरब रुपए की वो प्रॉपर्टी गिव एंड टेक वो बन जाती है, अगर आप क्लोजिंग कॉस्ट वगैरह भी लगा लें। हम्म। बाकी प्रॉपर्टीज को अगर आप ऐड कर लेंगे तो वो
एस्टिमेटेड है 10 से 12 मिलियन पाउंड्स के अंदर है वो, यानी $15 मिलियन के लगभग है। अब उनको अगर आप बेचते हैं तो लीगल कॉस्ट, क्लोजिंग कॉस्ट, ये अगर माइनस करेंगे तो 10 से 1 मिलियन पाउंड्स की वो बनती हैं। प्रॉपर्टीज हैं। जी। अच्छा, कुछ ये भी था कि ये पैसा अल्ताफ भाई के पास तो इतना नहीं था, तो अल्ताफ भाई के पास पैसा कहाँ से आता रहा? ये एमक्यूएम पाकिस्तान भिजवाती रही, कहाँ से पैसा आता था कि उन्होंने इतनी हैवी प्रॉपर्टीज जो है वो वहां पे खरीदी, या एमक्यूएम ने खरीदी वहां पे? ये सवाल उठा था और इसीलिए जो बैरिस्टर हैं एमकेएम पाकिस्तान के, उन्होंने जो एमकेएम के फाइनेंसिस के इंचार्ज थे 2015 तक, सैयद तारिक मीर साहब, हम्म। तो कहा था कि वो भी अपीयर हों। ये क्वेश्चन डिबेट में रहा और इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह का केस भी चला था, लेकिन वो फिर ये साबित नहीं हो सका क्योंकि ओनस था बेसिकली प्रोसिक्यूशन के ऊपर कि वो साबित करें कि ये सारा पैसा जो है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स है। हम्म। वो इस पोजीशन में नहीं थे। पैसे की कोई ट्रेल वगैरह किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आज तक पेश नहीं की गई है। और ये सवाल है क्योंकि केमकेम का अपना भी स्ट्रक्चर रहा कि उसमें आप उतना ही जानते हैं जितना आपको जानने की ज़रूरत होती है या आपको कहा जाता है। तो किसी ने लेकिन आप कभी तो अल्ताफ साहब के बहुत करीब थे 92 से, आप तो मतलब आपका तो रफाकत, बहुत तवील रफाकत है अगर हम पीछे चले जाए तो। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन ये जो मैं 2001 में अलग हो गया था और फिर जब जनरल मुशर्रफ के साथ जब एमकेएम शामिल हुई है, ये सब प्रॉपर्टीज उस दौर के बाद खरीदी गई हैं। जब मैं लंदन में था उनके साथ, अमेरिका मूव नहीं हुआ था, तो हमारे पास वहाँ लंदन में सिर्फ एक प्रॉपर्टी थी जो हमने 1996 में ख़रीदी थी। और वो भी उस घर में हम लोग किराए पे रहते थे, तो मालिक मकान ने 96 में नोटिस दिया था कि आप या तो घर खाली करें या आप खरीद लें। उस ज़माने में रिसेशन ख़त्म हो रहा था इंग्लैंड के अंदर। हम्म। तो वो बड़ा गिव अवे प्राइस पे 1,06,000 पाउंड की वो प्रॉपर्टी ली गई थी, जो अब तकरीबन 1.4 1.5 मिलियन पाउंड की है वो। हम्म। तो वो प्रॉपर्टी जो है वो एक डोनर थे दुबई में, एमकेएम के, उन्होंने 1 लाख पाउंड डोनेट किए उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। और 6,000 पाउंड एमकेएम ने खुद रेज किए और 2,000 पाउंड का फर्नीचर वगैरह जो था उस घर में, तो मालिक मकान ने एस्टिमेट एक दिया कि भाई 2,000 आप एक्स्ट्रा और दें क्योंकि हमने आपको फर्निश कर दिया था। तो वो प्रॉपर्टीज पूरे लॉ सूट का बेसिकली पार्ट नहीं है क्योंकि वो उसकी उसके बाद जितने भी ये जो प्रॉपर्टीज खरीदी गई, आ, ये किसी के बिल में नहीं है, इंक्लूडिंग मी, कि ये तारिक मीर साहब किस तरह पैसा लेकर आए, पेमेंट किस तरह की गई, बैंक में पैसा किस तरह गया, ये अल्लाह जानता है या वो जवाब दे सकते हैं। क्योंकि अगेन मैंने कहा कि जब मैं वापस आया तो खुद जब मैं 2001 में गया हूँ तो अल्ताफ भाई, एक जो सड़क है हेल लेन, उसमें गली में उसका मकान नंबर 45 था, उसमें किराए पे रहते थे और उसका 1,400 पाउंड किराया था। हम्म। जब मैं वापस आया हूँ तो मेरे लिए भी एक कल्चरल शॉक था कि वो एक इतने बड़े घर में मूव हो चुके थे और दफ्तर हम गए थे तो किराए का घर दफ्तर था, वापस आए तो पार्टी का अपना बहुत बड़ा सेक्रेटेरिएट, पूरा फ्लोर एमकेएम के पास था। इसी तरह 7 8 मजीद मकानात थे। वो कल्चर पूरा चेंज हो चुका था। और लेकिन वो एक अलग दास्तान है। तो अगेन किसी को नहीं पता ये कैसे हुआ, कैसे आया, और अगेन हमें हमारी जो तरबियत थी उसमें हमने कभी सवाल भी नहीं किया। हम्म। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि उसमें जो है वो कोई गांधी साहब थे दुबई में, जो कि इंडियन ओरिजिन के थे, उनका उनकी तरफ से भी मुबैना तौर पर कुछ जो है वो शायद कहीं एक जगह में पढ़ रहा था रिपोर्ट, यही सब आपसे गुफ्तगू से पहले कुछ चीजें देख रहा था। तो ये भी कहीं रिपोर्ट हुआ है कि उन्होंने भी अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं को 3 लाख पाउंड के करीब जो है वो उनकी तरफ से भी उनको ट्रांसफर हुए। कहीं भाई मैं बखुदा इससे वाकिफ नहीं। जैसे मैंने कहा ना, 92 से लेके 2001 तक का तो मेरे इल्म में है सारा। मैंने हम्म। आपको बता भी दिया दुबई का पूरा कि कहाँ से पैसा आया, बल्कि जिन्होंने वो डोनेट किया था वो साहब पाकिस्तान में हर शख्स उनको जानता। अब तो खैर वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो पाकिस्तानी थे, मुहब्बे वतन थे, और बल्कि बड़ा रोल था पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम में, लेकिन एमकेएम के सपोर्टर भी थे वो। तो वो, लेकिन जो आप जो गांधी साहब का कह रहे हैं, मैंने
अगेन मेरी नज़र से ना समाज से कोई ऐसी चीज़ गुजरी, और हमारा, मैंने बताया आपको कि कल्चर भी नहीं था कि पूछा जाए। अगर आया भी होगा तो हम्म। हमारे यहाँ कभी डिबेट में कभी इस तरह की चीज़ें नहीं आती थी कि फला चीज़ किस तरह चल रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा और इधर चलते हैं। आप एक जो शहरी हकूक के हवाले से एक तंजीम है उसके भी आप सरबराह हैं, जो कि कराची के अंदर या जो सिंध के जो शहरी देही इलाके, शहरी इलाके जो हैं उनमें ज्यादातर काम कर रही है। तो वाइल यू आर सिटिंग इन अमेरिका, और यहाँ पे आप किस तरह से इस सब चीज को मैनेज कर रहे हैं? हमारा एमकेएम से अलग होने के बाद एक ये भी है कि आप लोगों को या मुझको एमकेएम से अलग कर सकते हैं, एमकेएम को मुझसे अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो वाबस्तगी जो है वो नज़रियाती इश्यूज बेस्ड है। हम्म। और जब मैं एमकेएम में भी था, जो मैं पलट कर वापस आया 2012 अक्टूबर में, मेरी वालदा लंदन में अ, एक उनको इंजरी हो गई, मुझे जाना पड़ा इयादत के लिए, और फिर समहाउ वहाँ लोग पहुंच गए और मैं वापस चला गया एमकेएम में। तो वहाँ भी एक बुनियादी एक डिस्कशन जो मैंने बार बार उठाया, मेरा वो ये था कि अगर आप एमकेएम की राब्ता कमेटी के साइज 50 से ऊपर था, वहाँ तो ये था कि जिसने अच्छी तकरीर कर दी उसको शामिल कर लिए, जिस पर नाराज उसको निकालें। तो राब्ता कमेटी वो एक ऐसा हो गया था कि वो सरप्लस पूल भी बन गया था, और साथ साथ ये भी हो गया था कि वो लोगों को खुश करना, अगर किसी पे दिल आ गया, किसी की अच्छी बात लगी, तो भाई आज से आप राब्ता कमेटी के रुकन है। कॉन्स्टिट्यूशन बाद में उसको किस तरह मैनेज करता है वो एक अलग इशू था हमारे लिए। हम्म। तो उसमें मैंने ये बात उठाई कि अगर हम एक बोर्ड पर ये लिख दें सवाल कि एमकेएम चाहती क्या है, और हम्म। हम लोगों को सबको एक पेपर दे दें कि आप एक पैराग्राफ में अपना जवाब लिख दें, तो मैंने कहा था आई बेट कि इंसिडेंटली अगर कुछ लोगों के जवाब यकसा हो जाएं तो वो एक इत्तेफाक होगा। लेकिन खुद एमकेएम को बखुदा शुरू में 86 87 88 तक तो शायद पता हो, मेरा ख्याल है कि सन 2000 के ऑनवर्ड से किसी को एमकेएम में नहीं पता था कि एमकेएम चाहती क्या है। हम कभी मुहाजिर कौमी मूवमेंट बन गए तो कभी मुत्तहिदा बन गए, कभी हमने ये नारा लगाया बच्चा बच्चा कट मरेगा सिंधु देश नहीं बनेगा। बाद में खुद अल्ताफ हुसैन साहब 3 साल रियासत सिंधु देश के जिला वतन सरबराह बन गए। कभी हमने कहा कि मुल्क पे जो है वो पंजाब की हुक्मरानी है, कभी हमने कहा कि नहीं, मुल्क पे 98% अवाम महकूम है, 2% की हुक्मरानी है। हमने कभी फौज को बुरा कहा, फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में हमने कहा कि फौज को आईनी रोल दिया जाए तुर्की की तरह। अब ये सब बातें, अब जब हम एक जिस निज़ाम में थे उसमें हम किसी को अच्छा लगे बुरा, लेकिन लिटरली हम वी हैड बिकम ए कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी, विम्स एंड विशेस। कि हम्म। अगर कहा आपसे कि आज सुबह है तो सुबह है, शाम है तो शाम, ये दौर आ गया कि हमसे कहा गया कि पीपल पार्टी के दौर में, मिसाल के तौर पे मैं नहीं था लेकिन जो लोग थे वहाँ, कि भाई हम पीपल पार्टी हमारे मामला पूरे नहीं कर रही है, हमने सूबा बनाना है। अब रात भर बेचारे लोग अपने हाथ काले करके लेकर आए कि जुनूबी सूबा चाहिए हमें। सुबह रहमान मलिक साहब पहुंचे, बातचीत हो गई कोई, अब उनके हाथों की स्याही नहीं खत्म हुई, उनको मैसेज आ रहा है कि अब आप जो रात भर लेकर उस पर आप चूना फेर दें। हम्म। तो वी वर डायरेक्शनलेस, वी वर पर्पसलेस, वी वर मूविंग इन सर्कल। मैंने बाखुदा कोर्ट में कहा है कि वी हैड स्टॉप प्रोग्रेसिंग एज ए पॉलिटिकल पार्टी। हम डिफेंड कर रहे थे, अल्ताफ भाई नाराज हो गए हम हामिद मीर साहब से, कह दिया हामिद मीर साहब अगर आपको किसी ने ठोक दिया हम्म। मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अब वहां पीटीआई के लोगों ने लंदन में मुकदमा कर दिया, सोशल मीडिया पे तूफान उठा दिया। अब हम सुबह सुबह वकील के पास ट्रांसलेशन रात भर करके पहुंचे कि ठोकने का मतलब जनाब कत्ल करना नहीं होता, ठोकने का मतलब बम्पिंग इनटू समवन, शविंग इनटू समवन, ये करके फिर हम, यानी मुख्तसरन ये कि हम अपना पर्पस छोड़ के, ये तल्ख बातें हैं, मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा एमकेएम से, लेकिन मैं अगेन जब मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्रिटिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग पे बात करूंगा। मैंने बार बार ये बात कही है कि हम जब किसी को लीडर मान लेते हैं तो ये क्यों कर लेते हैं कि हम हर ऐब पर पर्दा डाल रहे हैं कि इमरान खान साहब के जो मानने वाले हैं वो उनकी हर चीज़ जो उनकी बुरी होगी उनको अच्छी लगेगी, नवाज शरीफ साहब की हर अच्छी चीज़ भी उनको बुरी लगेगी। हमारे यहाँ ये बदकिस्मती सी माइंड सेट ने पाकिस्तान को इस हाल पे पहुंचाया है। तो गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, हमने कहा कि देखिए सिंध के शहरी इलाकों में, यानी बराक हुसैन ओबामा 2 मरतबा सदर बन सकते हैं, सादिक हुसैन साहब लंदन के 2 मरतबा मेयर बन गए,
उर्दू बोलने वाला कोई शहरी इलाकों का से आने वाला आज तक सिंध का जो है वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। मर्दमशुमारी में भुट्टो साहब का कोर्ट पे रिकॉर्ड मौजूद है, उन्होंने कह दिया 1970s में सेक्रेटरी दाखिला को बुला के कि कराची की आबादी 65 से आप 35 लाख कर दें। अब आपने हाफ आबादी कर दी, डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया। अब हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट के अंदर वो एक परपेचुअल माइनॉरिटी की, यानी खुद जरदारी साहब कह चुके हैं कि 3.5 करोड़ की आबादी है शहर की, लेकिन आदाद व शुमार में 1 करोड़ 43 लाख है। हमारा जो मौक़िफ़ है वॉइस ऑफ कराची का कि दो चीज़ें की जाएं, एक तो मरदमशुमारी मुनसिफाना हो, और दूसरी ये कि पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ, पाकिस्तान की तकसीम हुई, वो इस बुनियाद पर हुई कि हमने जो एथनिक बेस्ड जो हमारी यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन थी, मैनेजमेंट थी, ऑर्गेनाइजेशन थी कंट्री की, उसको हमने कभी चेंज नहीं किया, हिंदुस्तान ने कर लिया। उसके नतीजे में हमारी यहाँ जो पाकिस्तानी कौमियत का तस्वुर कभी मुस्तहकम नहीं हो सका और एथनिसिटी बढ़ती चली गई। और आज हम सिंध में उसकी प्राइस पे कर रहे हैं कि एक इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, यानी 80,000 जो है घोस्ट टीचर्स हैं या 8 लाख घोस्ट, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, हज़ार घोस्ट स्कूल हैं। यानी हम करप्शन को भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अददी अक्सरियत नहीं है। हम टैक्स दे रहे हैं 90%, लेकिन हम उसको उस करप्शन को नहीं रोक सकते। कराची की बेसिक ज़रूरियात को हैदराबाद की नहीं कर सकते। खाकान अब्बासी साहब ने हमारे बयान को सपोर्ट भी किया था। जो अभी तारड़ साहब जो वजीर कानून थे जिन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने भी हमारी इस पोजीशन को सपोर्ट किया था कि पाकिस्तान में जितने आपके डिविजन्स हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिया जाए। यही हमारा एग्जैक्टली मुतालबा है कि इससे एक तो आपकी यहाँ लिसानियत कमज़ोर होगी, और दूसरी ये कि इससे जो है वो शफाफियत निज़ाम की वो बढ़ेगी। तो नदीम भाई, वॉइस ऑफ मुझे कराची जो का समझ आ रही, आप ये कहना चाह रहे हैं कि देही और रूरल सिंध, सॉरी अर्बन सिंध, इनको इंतजामी तौर पर अलग कर दिया जाए। मैं हमारा जो नक्शा है उसमें कुछ ऐसे इलाके भी हैं जो हम ये कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, इसमें रूरल और अर्बन नहीं। मिसाल के तौर पे हमने जो नक्शा दिया है उसमें सक्खर हाँ, जो अर्बन एरियाज है वो सिंध का दूसरा पार्ट बन सकता है। वो हमने ये नहीं किया है कि कोई महाजर या लिंग्विस्टिक बुनियाद पे कोई लाइन ड्रॉ की, हमने कहा है दो हिस्से जो हमने सिंध के बताए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, उसमें 40% कराची हैदराबाद और उसके आसपास के इलाके हैं, 60% वो इलाके हैं जो रूरल भी हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे अर्बन एरियाज भी शामिल हैं। ये कोई एथनिक डिवीजन नहीं है, ये कोई मजहबी डिवीजन नहीं है, कोई इसमें कोई इंतकाल आबादी शामिल नहीं है कि सिंधियों को जो कराची में रह रहे हैं खुदा ना खास्ता छोड़ के जाना पड़ेगा या महाजरों को वहां से आना पड़ेगा। हमने तो ये कहा है कि भाई इसको इंतजामी रखिए, और अगर करा मैंने तो बार बार कहा है कि अगर कोई पश्तून, जो अब क्योंकि बड़ी तादाद में पश्तून भी रह रहे हैं कराची में, पंजाबी रह रहे हैं, सेकंड थर्ड जनरेशन रह रहे हैं, हम्म। अगर उनमें कोई अहलियत की बुनियाद पर कराची का मेयर बन सकता है तो लेट्स वेलकम इट। अगर कोई चीफ मिनिस्टर बन सकता है लेट्स वेलकम इट। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आपने एक ऐसी रूरल इलीट को अपने ऊपर मुसल्लत किया हुआ है जिसने हमें तो डिप्राइव किया हुआ है, लेकिन खुद अंदरून सिंध भी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। ये एक अनफोल्डिंग डेली जो है अनफोल्डिंग रियलिटी है। घोस्ट स्कूल वहाँ मौजूद है, अस्पताल वहाँ मौजूद नहीं है, फंड खा लिया जाता है। अभी इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ आपके सामने कि कराची से सक्खर की जो हाईवे पे आप अंदाजा कीजिए कि 2.25 अरब रुपए कैश बैंक से निकाल के आपस में बांट लिया गया। अगर या कामरान खान साहब वो ब्रेक नहीं करते स्टोरी, तो वो जिस तरह खरबों रुपए पिछले 15 साल में खा लिए गए, ये 2.25 अरब रुपए भी आपस में बढ़ जाते। यही प्रॉब्लम है सिंध के सूबे की कि उसका मेकअप ऐसा बना दिया कि उस पर एक बहुत छोटी सी इलीट जो है हुक्मरानी कर रही है और बाकी पूरा सूबा जो है वो सफर कर रहा है। अच्छा नदीम भाई, क्विकली, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, तो मैं जरा एक और तरफ भी आना चाहूंगा कि MQM, अब जिस तरह से सिंध के अंदर जो MQM की सूरत हाल है, MQM के अंदर धड़ेबंदी है, पाक सरजमीन पार्टी बन गई, MQM हकीकी बन गई, MQM पाकिस्तान बन गई, फारूक सत्तार साहब को उससे निकाल दिया। तो ये आप MQM का कोई मुस्तकबिल देख रहे हैं? और फिर एक ऐसी सूरत हाल में जबकि वहां पे तहरीके इंसाफ जो है पिछले इलेक्शन के अंदर कितनी सीटें लेगी, तो ये इसकी क्या वजह लगती है आपको? और दोबारा कोई ऑर्गेनाइज हो पाएगी ये MQM? और अगर हो पाती है तो फर्ज करें, मैं एक उसमें एक मफरूजे की बुनियाद पे कहता हूँ, आपको MQM का सदर बना दिया जाता है, तो कैसे यूनाइट करेंगे ये सारी चीज को, और कैसे बैलेंस कैसे क्रिएट होगा ये सारा? एमक्यूएम
का जो जवाल है किसी हद तक 2010 के आसपास शुरू हो चुका था। एक तो करप्शन का एक इशू था जिसको डील नहीं किया गया, और उसकी वजह से बहुत सारी, हालांकि करप्शन देखिए पाकिस्तान में तमामी सियासी जमातों पर इल्जाम हैं, लेकिन हम एमक्यूएम को इसलिए एक हमारे लिए तकलीफ की बात थी कि हम एक एजेंट ऑफ चेंज बनकर आए थे, एक नई सियासत लेकर आए थे। अगर हम आज डिफेंड करें कि भाई हम भी उसी निज़ाम का हिस्सा हैं, और अगर उन्होंने 1 अरब कमाए, हमने 50 करोड़ कमाए, तो हम तो अच्छे नहीं। ये क्या अब होता है, जो भी एजेंट ऑफ चेंज के तौर के ऊपर आता है और आवाम उसको पजीराई देती है, तो फिर वो एक उसके अंदर एक फॉशिस्ट रवैया आना शुरू हो जाता है। जैसे अब देखें तरीके इंसाफ का भी अब देखें जिस तरह से इमरान खान साहब चल रहे हैं, ये क्या होता क्या है ये आखिर इस तरह से। ये आप मैं बाखुदा मेरी रिसर्च का मौजू भी यही है, बड़ी हद तक मैंने इस पे कहा है, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टीज जो बनाते हैं उसमें निज़ाम नहीं बनाते। हम अपनी सारी जो उम्मीद है, वी पिन इन एन इंडिविजुअल, मसाया के अनुसार रहता है। अब हम्म। यहाँ पे अमेरिका में जो भी प्रेसिडेंट ट्रम्प ने किया, लेकिन इवेंचुअली सिस्टम ने उन्हें आउट कर दिया। अब आप ये देखिए कि वहाँ पे बोरिस जॉनसन के हवाले से स्कैंडल आया, लिस ट्रस आ गई, उसके बाद जो है और ऋषि सुनक आ गए। निज़ाम चलते रहना चाहिए। लोग जब आप उनको जो है अनब्राइडल पावर दे देते हैं तो करप्शन तो आना ही है। एमकेएम का भी प्रॉब्लम यही हुआ कि हमने जो है वो निज़ाम नहीं बनाया, हमने शख्सियत पे सारा इन्हिसार किया। अब शख्सियत का मूड अच्छा है, चीज़ें सही चल रही हैं, शख्सियत का मूड ख़राब है, पूरा निज़ाम कोलैप्स हो गया, अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो हो गई। एमकेएम को मुत्तहद करने की जहाँ तक बात है कहीं भाई, तो वो ये है कि बहुत देर की है। मैं तो पिछले 4 साल से यही एक राग अलाप रहा हूँ कि आपने एक ऐसा निज़ाम हम सब ने मिलकर तश्कील दिया था कि हमने लीडर को आसमान पे पहुंचाया, और हम सब ने बार बार ये कहा कि हम तो बहुत ही फकीर गरीब लोग हैं, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन, जो कि गलत था। सबके जॉइंट एफर्ट से एमकेएम वजूद में आई और कामयाब होती थी। अब हुआ ये कि उसके बाद जब एमकेएम सामने आई तो 4-5 टुकड़ों में सामने आई। अगर वो सब एक साथ मुत्तहद हो जाते और फिर मिलके इलेक्शन लड़ते, तो अगर वो 1 लाख वोट लेते थे उसकी जगह अगर 40 भी ले लेते, लोगों को ये रहता कि एमकेएम कहीं ना कहीं मौजूद है, और फिर स्लोली बट श्योरली वो अपने आप को स्टेब्लिश कर लेती, उस शौक से निकल आती। लेकिन एमकेएम वो नहीं कर सकी। तो उसका सबसे बड़ा अलमिया ये भी हुआ कि डॉक्टर फारूक सत्तार भी एक पब्लिक फिगर रहे, कभी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाई उन्होंने। हम्म। डॉक्टर खालिद मकबूल आ गए। डॉक्टर खालिद मकबूल, मैं उनके मुंह पे भी कह चुका हूँ, ही वॉजंट कट आउट फॉर दिस रोल। अब बड़े बड़े हादसा हो गए, सानियात हो गए, इलेक्शन कैंपेन, वो कहीं नजर ही नहीं आते। कहीं किसी जगह लीडरशिप, जहां आपने एक सिस्टम ऐसा बनाया कि लीडर पे सारा ओनस है, वहां आप एक ऐसे लीडर को लेकर आए जो खुद भी पार्टी की प्रॉपर्टी में भी रह रहे हैं, खुद भी अकाउंटेबल नहीं हो रहा है, और वो लीड भी नहीं कर रहे हैं बाय एग्जाम्पल। अब मुत्तहद तो देखें सबको करना नागुजीर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फेस वैल्यू सबकी इस 5 साल में बुरी तरह जो है कॉम्प्रोमाइज हुई है। करप्शन के इल्जाम भी सामने आए हैं। हाँ, आप ये नहीं कर सकते ओवरनाइट सबको हटा दें। हम्म। अब ये करना होगा कि इन लोगों को खुद, एक तो ये है कि आप एमकेएम से चिमटे रहें, इज्जत कमाएं, दूसरा ये है कि इज्जत इस तरह कमाएं कि आप नए खून को लेकर आएं, उनको एम्पावर करें, और फिर जब एमकेएम दोबारा इलेक्शन जीतती है, कामयाबी हासिल करती है, तो फिर एमकेएम की कामयाबी से जो इज्जत होगी, आप उसके इनडायरेक्ट डायरेक्ट बेनिफिशियरी बन जाएंगे। तो माइनस अल्ताफ हुसैन एमक्यूएम कैसे, क्योंकि एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन का अभी भी इन्फ्लुएंस तो बहरहाल है। वो इन्फ्लुएंस इसलिए भी ज़्यादा हुआ ना कि इन लोगों की नाअहली ने, क्योंकि 2013 के इलेक्शन में एमकेएम के खिलाफ एक सब्सटेंशियल वोट पड़ा था पीटीआई को। हम डिक्लाइन पर थे, 2016 तक हमारी सिचुएशन और ख़राब हो चुकी थी। लेकिन हुआ ये कि चूंकि लोगों की बड़ी मेमोरी शॉर्ट लिव्ड होती है, तो कोटा सिस्टम 2016 में जब एमकेएम तकसीम हुई, कोटा हम्म। सिस्टम मौजूद था, महसूल वापस नहीं आए थे, मरदमशुमारी का मसला, हम कोई मसला हल नहीं कर सके थे। लेकिन आज क्या हुआ है कि वो लोग जो जमाने में एमकेएम को, इंक्लूडिंग अल्ताफ भाई वाली एमकेएम जो थी, उसको बुरा कह रहे थे, अब वो आज पलट के देखते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई वो दौर अच्छा था। असल में वो खराब थी, ये खराब तर बल्कि बदतरीन एमकेएम आ गई। उसके नतीजे में वो जो है माजी, जैसे कहते हैं ना लोग, माजी में हमारे घर के आगे हाथी झूलते थे, तो जब लोगों का हाल खराब होता है तो उनको माजी ना जाने क्यों अच्छा लगने लगता है। लेकिन देखिए, अल्ताफ भाई को माइनस मैंने नहीं किया, ना आपने किया, ना डॉक्टर फारूक सत्तार, ना डॉक्टर खालिद मकबूल ने किया है। उन्होंने अपने आप को खुद माइनस किया है। अलमिया ये हुआ कि ना सिर्फ 22 को उन्होंने तकरीर की,
बल्कि कल मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि उन्होंने शायद आर्मी चीफ को खत लिखा है, तो कुछ लोगों ने Yeah. उनके कोई 50 के करीब वीडियो चलाए हुए थे, जिसमें उन्होंने सियासी पनाह की अपील भी की है और इंटरवेंशन की अपील भी की है और वंदे मातरम टीवी पे बैठ के गाया है। तो लोग यही सवाल करते हैं जब भी जहां जाएं, जिससे बात करें, वो कहते हैं कि भाई 22 तो हो गई थी, उसको तो डिफेंड किया जा सकता है, चलें किसी ना किसी तरह कॉन्टेक्स्ट में। 22 के बाद जो ये 50 इंटरव्यूज दिए गए, इमरान खान साहब से मवाजने की बात मैंने भी की कि इमरान खान साहब को शायद थोड़ा सा, कहते हैं ना कि हल्का हाथ रखा गया। ये आर्गुमेंट मैंने भी दिया, लेकिन एक लंदन में एक मीडिया के जर्नलिस्ट ने मुझसे कहा कि नदीम भाई, आप ये कैसे कहेंगे कि इमरान खान साहब ने टीवी पे बैठ के वंदे मातरम गाया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उन्होंने बैठ के गाया। क्या उन्होंने मोदी से अपील की कि पाकिस्तान में इंटरवीन करके पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दें? हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? मैंने कहा मैं इनडिफेंसिबल का डिफेंस कैसे कर सकता हूँ? अब इसमें ना मेरा कसूर है, ना किसी का, ये रियासत और अल्ताफ भाई का मामला है, ये उनको आपस में तय करना होगा, हम तो सिर्फ स्पेक्टेटर्स हैं इसमें। अच्छा, नदीम नुसरत साहब, आखिरी सवाल मेरा, लास्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो भी प्रॉपर्टीज़ का बनता है, ये तो जाहिर है जिसके भी नाम पे हक में होगा फैसला, वो उसके पास चली जाएंगी। लेकिन इसके आप क्या समझते हैं कि MQM की सियासत के हवाले से इसका सियासी पहलू, उस पर क्या असरअंदाज हो? भाई इस केस के डेफिनेटली जहाँ इसकी फाइनेंशियल implications होंगी, वहाँ ये भी है कि इसकी पॉलिटिकल implications भी होंगी कुछ ना कुछ, लेकिन कोई फार रीचिंग नहीं है, क्योंकि ये जो MQM जो बहसीत सियासी जमात जो रजिस्टर्ड है वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन में है। लंदन में इसकी जो कॉनोटेशन होगी वो बेसिकली अवामी सतह पर तो जरूर होगी कि अगर MQM पाकिस्तान जीत जाती है तो उसके पास एक मॉरल जो है हाई ग्राउंड होगा कि भाई हमने लंदन से भी अपने मौक़िफ़ की तस्दीक करा ली है। अगर MQM लंदन जीतती है तो ये कह सकते हैं कि भाई बरतानिया के निज़ाम ने जो है वो हमें विंडिकेट कर दिया है। तो दोनों जमातें अपना जो भी ड्रम है वो बीट कर सकती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली पाकिस्तान की सियासत में कोई इसकी इम्प्लीकेशन अवामी सतह पर जरूर हो बेशक, लेकिन कानून की नज़र में इसलिए नहीं होगी क्योंकि MQM लंदन सियासी जमात के तौर पर ना रजिस्टर्ड है पाकिस्तान के अंदर, ना इलेक्शन का हिस्सा है वो, ना मीडिया का हिस्सा है वो। अगर वो केस जीतते हैं, हारते हैं, जीत जाएंगे, प्रॉपर्टीज उनके पास रह जाएंगी, हार जाएंगे, प्रॉपर्टीज लूज कर देंगे। जो मामला उनके हैं जब तक वो हल नहीं होंगे, जब तक सियासी लिहाज से मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इम्प्लीकेशन होगी। बहुत शुक्रिया नदीम नुसरत साहब, AQS लाइव के लिए टाइम निकालने का। तो हमारा प्लेटफॉर्म ओपन है, अगर MQM के कोई और साहब भी कुछ कहना चाहते हैं इस इंटरव्यू के हवाले से, तो AQS लाइव का प्लेटफॉर्म हाजिर है। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने